क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज यूपीपीसीएस जीएस फर्स्ट पेपर, जिसमें आज का जो हमारा सेशन है वो आधुनिक भारत है। अभी तक हमारी जीएस फर्स्ट पेपर की मेंस का जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, उसकी आर्ट एंड कल्चर की क्विक रिवीजन की क्लास हो चुकी है और इंडियन सोसाइटी की हो चुकी है, और आज ये तीसरी क्लास है। कल जो क्लास होगी वो विश्व इतिहास की होगी और परसों भूगोल की, और परसों के बाद यह पूरी तरह से पेपर फर्स्ट खत्म हो जाएगा। हमारा जो टारगेट है यूपीपीसीएस मेंस 2025 जो 27 मतलब मार्च के महीने में है, मार्च में 29 मार्च के आसपास है, उसको ध्यान में रख किया गया है। अभी तक हमने इस सेशन को 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण फैक्ट शीट, यानी कि पेपर के टॉपिक वाइज आपको उदाहरण और डाटा प्रोवाइड कराया जाए ताकि आप अपने उसको यूज कर सके। उन सभी डाटा की पेपर वाइज क्लास हो चुकी है सभी, सिर्फ 2 क्लास रह रही है, एक पेपर 3 की और एक पेपर 4 की। बाकी सारी क्लास हो चुकी है। आप टेलीग्राम चैनल से जाकर यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट बनी है। यूपी का बजट आर्थिक समीक्षा हो चुकी है जो पेपर 5 और 6 के अनुसार इम्पोर्टेंट है। साथ ही हर वर्ष उत्तर प्रदेश की नीतियों से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं जो खासकर पेपर 6 में आते हैं, ज़्यादातर पेपर 5 में भी आ जाते हैं। उसकी क्लास हो चुकी है, आधा घंटे की पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। अब हम क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत, जिसमें लगभग 25 घंटे में आपको थ्योरी प्लस पीवाईक्यू दोनों कराए जाएंगे, उसकी ये सेशन चल रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा 1 से लेकर 6 पेपर तक का, उसके बाद करंट अफेयर का सेशन चलेगा, जिसमें अलग अलग करंट अफेयर का 6 के 6 पेपरों का जो रिलेवेंट करंट अफेयर है वो ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमें बड़ा टॉपिक है आधुनिक भारत, यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम यूपीपीसीएस मेंस की बात करी तो 2018 से 2024 तक जितने भी मेंस हुए हैं उसमें 1857 की क्रांति से 2 क्वेश्चन आए 2018 और 23 में। यानी कि जो पिछले पेपरों का एनालिसिस है इस प्रकार है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीति है उनसे 3 क्वेश्चन आए 2018, 19, 20 से। पुनर्जागरण से 2021 में केवल एक ही क्वेश्चन आया है। जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल और वायसराय, उनसे केवल एक क्वेश्चन आया है 2020 में। गांधी आंदोलन से एक क्वेश्चन आया है 2019 में। क्रांतिकारी आंदोलन से एक क्वेश्चन आया 2024 में। जो स्वतंत्रता सेनानी यानी कि जो व्यक्तित्व है उनसे सर्वाधिक 5 क्वेश्चन आए हैं। 2 बार गांधी जी के 18 और 20 में, एक बार तिलक पर 22 में, और एक बार भगत सिंह पर 22 में, और जो मौलाना यानी कि अलीगढ़, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम शहीद सैयद अहमद, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोगात्मक मुख्य भूमिका निभाई थी, उन पर 2023 में क्वेश्चन आया है। आज़ादी के बाद का जो इतिहास है उस पर 3 क्वेश्चन आए हैं। 2 क्वेश्चन केवल पटेल जी पे आए हैं और एक क्वेश्चन आया है आज़ादी के बाद की चुनौती पर, जो यानी कि 3 क्वेश्चन आए हैं। इस वर्ष इम्पोर्टेंट है क्या? इस वर्ष भी जैसे 1857 की क्रांति आजाद इम्पोर्टेंट है, व्यक्तित्व हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम उसी के अनुसार पीवाईक्यू, पिछले वर्षों के क्वेश्चन का एनालिसिस, और उसी के आधार पर पीवाईक्यू के साथ साथ थ्योरी यानी कि जो संभावित क्वेश्चन है उन पर भी एक व्यापक विश्लेषण आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यह क्लास आपकी डिटेलिंग क्लास नहीं है, यह केवल क्विक रिवीजन है, ताकि आपको अपने एग्जाम तक पहुँचाने में मदद मिल सके। उसमें वो बिंदु बार बार दोहराए जा सके आपके द्वारा जो आप एग्जाम में ले जाना चाहते हो। इस क्लास का केवल यही उद्देश्य है कि फास्ट गति से आपको केवल रिवीजन कराना, न कि डिटेल में समझाना। तो आप ये 1 घंटे के लगभग की क्लास हम करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे और उसमें पूरे सिलेबस को छू देंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो शुरू करते हैं। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, शुरुआत हुई इसकी भारत में प्लासी और बक्सर के युद्ध से। देखते हैं प्लासी का युद्ध, तेजी से चलते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। इसमें एक पक्ष अंग्रेज थे यानी कि कलायू, और उसके अपोजिट से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। इस जो प्लासी का युद्ध था इसके मुख्य कारण थे दस्तक का दुरुपयोग, क्योंकि अंग्रेज बार बार
दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। कोलकाता का जो किलाबंदी है उसकी घेरेबंदी कर ली थी किन्होंने, अंग्रेजों के द्वारा, जो नवाब ने इसका विरोध किया। ब्लैक होल की घटना तथा मीर जाफर का जो षड्यंत्र है ये इसके कारण थे। इसका परिणाम क्या हुआ प्लासी के युद्ध का? बंगाल में ब्रिटिश लूट प्रारंभ हो गई, यानी कि नवाब सिराजुद्दौला हार गए, ब्रिटिश लूट प्रारंभ हो गई। नवाब केवल अब कठपुतली मात्र बन के रह गया और भारत की गुलामी की शुरुआत यहाँ से होती है। कहाँ से? प्लासी के युद्ध से। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ, इसमें एक पक्ष अंग्रेज थे यानी कि हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ गठबंधन था जिसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय से भारत का सम्राट था। तो इन में हुआ बक्सर के युद्ध में पूरी तरह से भारत पर अंग्रेजों का क्या हो गया, एक तरह से उन्होंने भारतीय जो ये गठबंधन था इसको हरा दिया और प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध से भारत पर ब्रिटिश हुकूमत की धीरे धीरे पकड़ मजबूत होती चली गई। इसका कारण क्या था? मीर कासिम द्वारा जो राजधानी मुंगेर से कहाँ पर ले जा गया, यानी कि उन्होंने अपनी राजधानी को बदला। कहाँ से बदला? जहाँ पर उनकी पहले राजधानी थी उनको दूसरी जगह उन्होंने बदला। उन्होंने मुंगेर में ही आधुनिक गन फैक्ट्री की स्थापना की और ब्रिटिश एकाधिकार को इन्होंने चुनौती दी। किन्होंने? मीर कासिम ने। इसका प्रभाव क्या पड़ा? उत्तर भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ। जहाँ पर प्लासी के युद्ध से केवल बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ, बक्सर के युद्ध पर में अंग्रेजों की सफलता की वजह से भारत का सम्राट भी इससे हार गया। तो यानी कि उत्तर भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। इलाहाबाद से दिल्ली तक का मार्ग उनके लिए खुल गया, ब्रिटिश के लोग। तो कंपनी को निजामत और दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया। यहीं से भारत से धन का निर्गमन शुरू होता है और इलाहाबाद की संधि इसके बाद होती है 1765 में, जिसमें कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व अधिकार प्राप्त हो जाता है और द्वैध शासन की शुरुआत होती है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए अब शुरू करते हैं ब्रिटिश नीतियों से। ब्रिटिश नीतियों से सर्वाधिक यानी कि 3 क्वेश्चन आए हैं 2018, 19 और 20 में। तो इम्पोर्टेंट है ब्रिटिश नीति, इस बार भी आ सकती है। ब्रिटिश की जो विस्तार और साम्राज्य की तर्कसित यानी कि जो नीतियाँ थी, इनके द्वारा इस नीतियों के तहत कुछ युद्ध लड़े गए, संधि की गई और अपने एजेंडे को धीरे धीरे प्रसारित किया गया। मुख्य एजेंडा क्या था? भारत के संसाधनों का दोहन और भारत का प्रयोग बाजार के रूप में करना। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य था। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में और दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया। सेरिंगपट्टम यानी कि 1799 में सुल्तान की हार हुई यानी कि टीपू सुल्तान की, और 1803 में मराठे भी पराजित हो गए। इस तरह से इन्होंने सहायक संधि प्रणाली अपनाई। अब इनकी नीतियाँ जो शुरू हुई सहायक संधियाँ की हुई 1798 और 1805 के बीच। वेली जिले ने इस नीति को क्या किया, क्रियान्वित किया। इसको स्वीकार करने वाले राज्य जैसे हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा थे। फिर इसके बाद हड़प की नीति आई जिसको डलहौजी ने क्रियान्वित किया। इसके अंतर्गत झांसी, सतारा का हड़प कर लिया गया और साथ ही साथ अवध को किसके आधार पर, कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया। फिर इलाहाबाद की संधि 1765 की, जिसमें शाह आलम द्वितीय की को पेंशन दी गई, और बसीन की संधि जिसमें मराठों पर स्वायत्तता खो दी इसने, क्योंकि मराठा साम्राज्य हार गया था। तो इस तरह से धीरे धीरे इनकी नीति अपने संसाधनों को यहाँ से भारत से प्राप्त करना और ब्रिटेन ले जाना, ये इनकी मुख्य नीति थी। चाहे नीति कोई भी हो, उसका मूल उद्देश्य यही था। ऋण जाल कूटनीति अपनाई गई और भारत ने धीरे धीरे अपनी संप्रभुता खो दी। फिर इनकी कुछ नीतियाँ और भी थी, जैसे एक तरफ तो सैन्य नीति चल रही थी कि किस तरह से जो हमारा घरेलू शासक है किस तरह से उनको शस्त्र विहीन किया जाए, उनको कमजोर किया जाए। कुछ नीतियाँ ऐसी थी जो यहाँ के संसाधनों का दोहन किया जाए, तो उसके लिए भी बनाई गई। तो भू राजस्व प्रणाली थी, इसके तहत तीन तरह की नीतियाँ थी। एक स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था। इसका जो प्रवर्तक था कॉर्नवालिस था, स्थायी
बंदोबस्त का, और यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू की गई, यानी कि भारत के 19% क्षेत्र पर लागू की गई। इसके तहत सूर्यास्त कानून था, यानी कि सूर्यास्त के समय तक आपको ये राजस्व जमा करना होगा, नहीं तो फिर ब्रिटिश सरकार के लिए के कठोर कानून थे उसके उपरांत उल्लंघन पर। इसमें राजस्व निश्चित था, जमींदारी भूमि का स्वामी था। जब सरकार का राजस्व निश्चित कर दिया गया तो इसके तहत चाहे हमारी फसल हो या ना हो, सरकार को इतना राजस्व देना ही देना है। तो इससे किसानों का क्या हुआ, बदहाली हुई, किसान परेशान हुए, जमींदार के लिए भी समस्या हो गई, क्योंकि अगर कृषक की उपज ही नहीं होगी तो वो किस तरह से जमींदार ब्रिटिश सरकार को राजस्व देगा। इसका 1/11 हिस्सा जमींदार के पास रहता था और 10/11 हिस्सा कंपनी के पास जाता था, क्योंकि इसमें निश्चित दर थी। इसके बाद इसकी खामी को दूर करने के लिए फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई। यह थॉमस मुनरो कैप्टन रीड के द्वारा। इसके तो अंतर्गत भारत का सर्वाधिक क्षेत्र था 51%, खासकर मद्रास, बम्बई, असम इसके अंतर्गत थे। इसकी विशेषता की थी सरकार का किसान रैयत से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना, यानी कि अब किसान सीधे ब्रिटिश सरकार से को राजस्व देगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। इसने भी भारतीय किसानों का शोषण किया, उनको ऋण जाल में फंसाया और भूमि को एक बिक्री की वस्तु बना दिया गया। इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था आई। इसमें महल का मतलब होता है पूरा गांव, यानी कि पूरा गांव इकट्ठा राजस्व देगा सरकार को। इसके जो प्रवर्तक थे हार्ट मैकेंजी थे, या खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में, यानी कि भारत के 30% क्षेत्र में थी। पूरे गांव के साथ समझौता होता था। कर की वसूली का दायित्व लंबरदार, यानी कि गांव का जो मुखिया होता था उस पर होता था। इसने भी क्या किया, जो हमारे कृषक है उनका पूरी तरह से शोषण किया, और इसी शोषण के वजह से भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र था वो ऋणग्रस्त लगातार होता गया, गरीबी बढ़ती गई, और खाद्यान्न फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलें अपनाई गई, जिसकी वजह से बार बार अकाल की समस्या उत्पन्न होती गई। तो नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान, क्योंकि ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी शोषणकारी, दमनकारी, उनकी नीतियों की वजह से भारत जन समुदाय अलग अलग तरह से अपनी अभिव्यक्ति कर रहा था, जैसे जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन बाद में शुरू हुए, पहले किसान और जनजातीय आंदोलन पहले शुरू हुए। तो जनजातीय विद्रोह, इनके जो कारण थे क्यों हुए विद्रोह, वन कानून, क्योंकि ब्रिटिश द्वारा इनके जो वनों का अधिकार था उसको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा था, छीने जा रहे थे। दिकवा प्रथा, यानी कि बाहरी महाजन शोषण कर रहे थे। जब ब्रिटिश इनके क्षेत्र में घुसते हैं तो बाहरी व्यक्ति उनका शोषण करते हैं। ईसाई मिशनरियाँ का हस्तक्षेप था। इनकी जो विशेषताएं थी जनजातीय कानून की, ये स्थानीय प्रकृति के थे, यानी कि इनकी कमजोरी भी है, यानी कि समग्र रूप नहीं था, हिंसक प्रकृति के थे, और इनमें मसीहावाद दृष्टिकोण था। प्रमुख जैसे संथाल विद्रोह, जिसके नेतृत्व किसने किया, सिद्धू कानू ने। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह। 19वीं और 20वीं शताब्दी के कुछ प्रमुख किसान विद्रोह देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन आता है। तो उद्देश्य 19वीं शताब्दी के जो किसान का आंदोलन था, वे केवल तात्कालिक जो शिकायत थी उनके निवारण करना चाह रहे थे, यानी कि उस समय तक राष्ट्रवाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसका विकास हो रहा था, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तात्कालिक शिकायतों का निवारण करना। उदाहरण, इनका जो नेतृत्व था कैसा था, स्थानीय प्रकृति का था, जैसे नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, ये स्थानीय प्रकृति के थे और स्थानीय इनके क्या थे, नेतृत्व, और उनकी शिकायतें भी तात्कालिक थी। लेकिन 20वीं सदी में जो किसान के आंदोलन हुए वे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। इनको असली शोषक की पहचान हो गई। असली शोषक कौन था, अंग्रेज। 19वीं सदी के जो किसान आंदोलन थे उनमें मुख्य टारगेट अंग्रेज तो थे, मगर वे शोषण का स्वरूप नहीं पहचान पा रहे थे। 20वीं शताब्दी के जो कृषक आंदोलन है, जैसे किसान अवध किसान सभा आंदोलन, एक आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में, तेभागा आंदोलन, तो ये जनजातीय और किसान आंदोलन थे, इनके बारे में हमने देखा।
अब 1857 का विद्रोह आता है। इस विद्रोह के क्या कारण थे, परिणाम क्या थे, सफलता मतलब असफल होने के क्या कारण थे, वो सारी बातें देखेंगे। यहाँ से अभी तक 2 क्वेश्चन आए हैं 2018 और 23 में। तो इस विद्रोह के राजनीतिक कारण में डलहौजी की हड़प नीति और सहायक संधि नीति, इस नीति के कारण जो हमारे क्षेत्रीय या स्वदेशी राज्य थे वे धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता, अपना राज्य खोते जा रहे थे। तात्कालिक कारण, जो एनफील्ड राइफल थी उसमें चर्बी वाले कास्तूल के प्रयोग की जो बात थी उससे यह शुरू हुआ। 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जो कैनिंग के द्वारा लाया गया था, इसमें भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा था। ये इसके मुख्य कारण थे। कारण तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन मुख्य कारण यही थे। सामाजिक आर्थिक शोषण, क्योंकि अधिकांश किसान कौन थे, कृषक थे। जब कृषकों का शोषण होता है तो उनके बच्चे सेना में थे, वे भी शोषित महसूस करते थे। जब ये 1857 का विद्रोह हो गया, उत्तर भारत में अनेक क्षेत्रों में फैल गया, तो ब्रिटिश ने दमन शुरू किया और इसको दबा दिया, धीरे धीरे अपना नियंत्रण दोबारा से स्थापित कर दिया। इस विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, इसमें कोई भी केंद्रीय संगठन नहीं था, केंद्रीय संगठन का अभाव था। सीमित संसाधन थे, क्योंकि ब्रिटिश लोगों के पास संसाधन पर्याप्त थे, जबकि ये भारतीय जो लोग थे उनके पास सीमित संसाधन थे। जमींदारी वर्ग ग्वालियर, पटियाला, हैदराबाद के शासक अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और यह पूरे भारत में न फैलकर भारत के खासकर उत्तर क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली रहा। इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, कंपनी का शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश कंपनी के से शासन किस पे चला गया, ताज पर, क्राउन के पास चला गया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लाया गया 1858 में। सेना का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि सेना ने ब्रिटिश 1857 का विद्रोह दबाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सेना को इस तरह से विभाजित किया गया ताकि वो एक ना हो सके और ब्रिटिश नियंत्रण पूरी तरह से बना रहे। सेना का पुनर्गठन जातीय और क्षेत्र के आधार पर किया गया। फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत हुई, जिसका परिणाम अंतिम रूप से क्या हुआ, भारत का विभाजन के रूप में हुआ। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, क्योंकि ब्रिटिश की जो नीतियां थी न केवल आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भारत को प्रभावित कर रही थी, वे सामाजिक दृष्टि से भी प्रभावित कर रही थी। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इनका जो संदर्भ है 19वीं सदी में पश्चिमी शिक्षा और तर्कवाद के प्रभाव से भारतीय समाज में आत्मनिरीक्षण किया और अपने समाज में व्यापक जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ आवाज उठाई और पश्चिम का जो तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद उससे प्रेरित थे। इसमें प्रमुख जो योगदान है राजा राम मोहन राय का, ज्योतिबा फुले जी का, दयानंद सरस्वती का, आदि महान जो समाजसेवी थे उनका। इसके कारण क्या थे, यह पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित था। ईसाई मशीनरियां की गतिविधियां भी इसमें शामिल थी। प्रेस की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस दौरान बहुत सारे पत्र, समाचार पत्र, पुस्तकें प्रकाशित हुई जिन्होंने भारत के अतीत के गौरव, पश्चिम से तुलना की और उसके आधार पर अपने आप को आंका और समाज में सुधार की बात की गई। इसका उद्देश्य क्या था, स्वरूप क्या था, इसका जो उद्देश्य और स्वरूप मानवतावादी था, धर्मनिरपेक्ष था, सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध करना था। इसका महत्व क्या है, इसका सकारात्मक महत्व, इससे राष्ट्रवाद में उदय में सहायक साबित हुआ है। आत्मविश्वास चरम पे था, यानी कि आत्मविश्वास बढ़ा भारतीयों का। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। इसकी सीमाएं क्या थी, यह आंदोलन मुख्यतः शिक्षित मध्यम वर्ग और शहरों तक सीमित था। ग्रामीण जनता इस तक इसकी पहुंच कम थी। इसमें महिलाएं, खासकर महिलाओं की समग्र समस्याओं को संबोधित नहीं करता, महिलाओं की कुछ ही समस्याओं को यह संबोधित करता है। महिलाओं भागीदारी इसमें कम थी। समाज सुधारिक आंदोलन के जो प्रमुख लीडर थे, यानी कि जो नेता थे, उनके बारे में देखते हैं।
राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। इन्होंने सती प्रथा उन्मूलन 1829 में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जो प्रथम कथन था, शिक्षा का पुनर्द्वार राष्ट्रीय क्रांति की ओर पहला कदम है, ये राजा राम मोहन राय जी का क्या है के विचार थे। फिर स्वामी दयानंद, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अच्छा, स्वामी विवेकानंद 1800 आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ये गलत है, ये विवेकानंद अलग है, ये यहाँ पे कंटेंट गलत है। सर सैयद अहमद खान पर भी क्वेश्चन आ गया है। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन शुरुआत की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में की। अवधारणा की क्या थी, वैज्ञानिक सोच थी। इन्होंने मुस्लिमों को जागरूक करने में, शिक्षित करने में अहम योगदान दिया। अज्ञानता सभ्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है, यह इनका प्रमुख कथन था। अन्य जो समाज सुधारक हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना की इन्होंने की थी ज्योतिबा फुले ने, और जातीय सुधार की उन्होंने बात की थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्त्री शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया। आर्य समाज की जो स्थापना की थी वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में, और स्वामी विवेकानंद का जो था उनका परमहंस आंदोलन था। तो इन्होंने जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने वैदिक शुद्धता की बात की गई थी, स्वराज की भी बात इन्होंने की थी, और इन्होंने भारतीय शिक्षा में के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए थे, खासकर वैदिक शिक्षा के लिए। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, क्योंकि ब्रिटिश, अभी तक हमने सामाजिक नीति देखी, उनकी सैन्य नीति देखी, अब उनकी आर्थिक नीति देखते हैं। ब्रिटिश शासन की जो नीतियाँ थी उनका प्रभाव भारत पर आर्थिक जो प्रभाव पड़ा, भारत का भी औद्योगिकरण हुआ, क्योंकि यहाँ से कच्चे माल को वे निकाल रहे थे और तैयार माल के लिए भारत के बाजार का प्रयोग कर रहे थे। तो इस तरह से भारत को औद्योगिकरण ना करके, औद्योगिकरण हुआ इंग्लैंड का, भारत का क्या हुआ, विऔद्योगिकरण। भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग था उसका विनाश हो चुका। जैसे ढाका का जो मलमल का उद्योग था उसका क्या हो गया, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। ग्रामीण ऋणग्रस्तता लगातार बढ़ी, क्योंकि एक तरफ तो वाणिज्यिक फसलें उगाई गई, खाद्यान्न फसलें नहीं उगाई गई, दूसरी तरफ राजस्व की दर अधिक थी, फसल ना होने पर भी राजस्व वसूली जबरन की जाती थी, तो किसान को अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, यानी कि खेती को क्या बना दिया, बिक्री की वस्तु बना दिया, और बिक्री के लिए वह महाजन से ऋण लेता था। तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता भी बढ़ी, यानी कि गरीबी बढ़ी। कृषि का वाणिज्यिकरण हुआ, जैसे नकदी फसलें उपजाई गई, जिसमें नील है, कपास है, जाति पर बोल दिया गया। खाद्यान्न की कमी हो गई, जिससे भारत में अकालों की बारंबारता आई, और अकाल से अपार मानव संसाधन की भारत के हानि हुई। कुछ अधिकांश तो जो ब्रिटिश उद्योग नीति उसके नकारात्मक ही प्रभाव थे। इसके साथ ही साथ इन्होंने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे लाइन है, ताल सेवा है, जहाज है, वो केवल भारतीय संसाधनों को और सेना को भारत के आंतरिक क्षेत्र में भेजने के लिए, और आंतरिक क्षेत्र से भारतीय कच्चे माल को निकालने और तैयार माल को आंतरिक क्षेत्रों में भेजने के लिए किया गया। लेकिन अनजाने में इस कारण से भारत का जो राष्ट्रवाद है उसका भी विकास हुआ, क्योंकि एक इससे मामूली से रेलवे नेटवर्क से पूरा भारत जब जुड़ने लगा, तो भारतीय नेता उससे सफर करके अपने विचारों का, राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करने लगे। ये एक सकारात्मक पक्ष है, लेकिन समग्र रूप से नेगेटिव प्रभाव रहा ब्रिटिश नीतियों का। तो इसी को क्या कहते हैं, धन की निकासी का सिद्धांत कहा दादा भाई नौरोजी ने। तो धन की निकासी का सिद्धांत एक बार और देखते हैं। आर्थिक शोषण यानी कि धन की निकासी का सिद्धांत ये दादा भाई नौरोजी ने दिया। इसने हिंदुस्तान की भौतिक संपदा ग्रेट ब्रिटेन के खजाने में बहाई जा रही है, ये इनका ही कथन था दादा भाई नौरोजी का। इनका यह मानना था कि भारतीय जो संपत्ति है ब्रिटिश की तरफ जा रही है, बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे भारतीय कपड़ा निर्यात
1800 में 27% से गिरकर 1900 में मात्र 2% रह गया। यानी कि पूरी तरह से भारत का क्या किया गया, विऔद्योगिकरण। शोषण के जो चरण थे, जैसे व्यापारिक चरण, मुक्त व्यापार का चरण और वित्तीय पूंजी का चरण, ये प्रमुख चरण थे। प्रशासनिक प्रभाव क्या पड़ा, रेलवे, टेलीग्राफ, कानून का शासन, इससे एकीकरण बढ़ा, ये पॉजिटिव प्रभाव भी है। नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ा, बार बार अकाल आए। 1943 का बंगाल का अकाल, जिसमें 40 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। मैकाले की शिक्षा नीति, जिसने भारत की पारंपरिक ज्ञान को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया और आधुनिक शिक्षा की वकालत की, अंग्रेजी शिक्षा की। लेकिन इसका वर्तमान में अगर देखा जाए, उसी आधुनिक शिक्षा की बदौलत हम आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी पावर है आर्थिक दृष्टि से। वर्तमान संदर्भ 1857 का रेलवे विरासत, जो आज वंदे भारत ट्रेनों के रूप में विकसित हो रहा है। ये कोई बात नहीं, आपको अधिकांश पॉजिटिव निगेटिव बात लिखनी है। स्वदेशी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन से एक क्वेश्चन आया है, और यह जो क्वेश्चन आया है क्रांतिकारी आंदोलन से, ये आया है 2024 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। तात्कालिक कारण था कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। विभाजन का मुख्य कारण इन्होंने बताया कि प्रशासनिक दृष्टि से इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए इसको विभाजित कर दिया जाए। लेकिन मुख्य जो कारण था, बंगाल क्षेत्र में उभर रहा राष्ट्रवाद को कुचलना और दबाना था। इसके पीछे जो नीति थी, फूट डालो राज करो की नीति थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो कार्यक्रम अपनाए गए, उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी शिक्षा को अपनाया गया और स्वदेशी उद्योग को अपनाया गया। क्योंकि भारतीय उद्योगों का क्या हो गया था, पहले भी औद्योगिकरण हो गया था। तो स्वदेशी आंदोलन के तहत सीमित ही मात्रा में भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। इसका प्रभाव क्या हुआ, कांग्रेस का सूरत विभाजन हो गया, जिससे गर्म दल और नरम दल लंबे समय तक दूर हो गए। जन जागरूकता इसमें बढ़ी और अंतिम रूप से 1911 में इस विभाजन को, बंगाल के विभाजन को, ब्रिटिश सरकार को रद्द करना पड़ा। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। इसका उदय, क्योंकि सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस की विश्वसनीयता कम हुई और जो गर्म दल थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर बढ़ने लगे। यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन, एक तो कांग्रेस के दो धड़े थे, गर्म दल, नरम दल। तो उदारवादियों की विफलता और सरकार के दमन के कारण क्रांतिकारी आंदोलन को बल मिला, यानी कि इन्होंने अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू की। इनका मुख्य उद्देश्य था कि सरकार को शस्त्रों के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, पराजित किया जा सकता है, इनसे अपने हक की लड़ाई हासिल की जा सकती है, न कि कांग्रेस की जो पत्र वगैरह की नीति है वो विफल है। इसका जो इसमें प्रमुख गठबंधन थे, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, ये इसके गठबंधन थे, यानी कि संगठन थे। इनके जो मुख्य कार्य थे, डकैती डालना, व्यक्तिगत हत्याएं करना। इनका योगदान क्या रहा, इन्होंने सुषुप्त राष्ट्रवाद को जगाया और 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार है, इन्हीं के दबाव के परिणाम स्वरूप वो हुआ। ये क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण था। फिर गांधीवादी युग शुरुआत होता है, जिसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन और छोटे जो रोलेट, बंग, जलियांवाला और खिलाफत मूवमेंट, ये सारे गांधी जी के समय में ही हुए। यानी कि इनके देखते हैं पृष्ठभूमि और कार्य। रोलेट एक्ट यानी कि काला कानून, गांधी जी युग की शुरुआत हो रही है इस समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का, खिलाफत मुद्दा, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया, ये इसकी पृष्ठभूमि थी असहयोग आंदोलन की। इससे पहले गांधी जी ने खेड़ा यानी कि चंपारण का जो सत्याग्रह वो भी किया था। इनके प्रमुख कार्यक्रम क्या थे, सरकारी उपाधियों को त्याग करना, स्कूलों और न्यायालयों का बहिष्कार, चरखा खादी का प्रसार करना, ये इस आंदोलन के, असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्य थे। इसका परिणाम क्या हुआ, यह भारत का प्रथम जन आंदोलन था। चोरा चोरी कांड फरवरी 1922 में जब यह घटना हो गई, तो इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिसका क्या परिणाम हुआ,
गांधी जी की विश्वसनीयता पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा, क्योंकि इन्होंने एक घटना की वजह से इस आंदोलन को, जब ब्रिटिश पे दबाव बन रहा था, इसको अचानक वापस ले लिया। इसकी आलोचना हुई। राजनीति में धर्म के प्रयोग ने आगे चलकर सांप्रदायिकता को अनजाने में बढ़ावा दिया, क्योंकि जो 1916 का समझौता था, लखनऊ समझौता, उसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कुछ बातों को मान लिया था, जिससे आगे चल के सांप्रदायिकता को पूरी तरह से बढ़ावा मिला। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण, क्योंकि गांधीवादी आंदोलन क्या हो गया, रुक गए। अचानक आंदोलन, असहयोग आंदोलन को वापस लेने की वजह से उनमें ठहराव आ गया, तो जो हमारा युवा था वो फिर क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ मुड़ गया। और इसी गतिविधियों पर एक क्वेश्चन आया है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर। असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी से जो शून्यता हुई और मोह भंग हुआ, उसी से यह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसमें जो संगठन ने हिस्सा लिया, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया, इसने हिस्सा लिया। ये मुख्य क्रांतिकारी संगठन था। इसकी जो विचारधाराओं में भी परिवर्तन आया। धार्मिक प्रतीकों के स्थान पर धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि पहला जो क्रांतिकारी संगठन था उसमें जैसे तिलक उत्सव, गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, धार्मिक प्रतीकों का वो लिया गया, लेकिन अब यह धर्मनिरपेक्ष मूल्य की ओर बढ़ा। समाजवाद का इस पर प्रभाव था, क्योंकि देखो यहाँ पर सोशलिस्ट शब्द आया है। व्यक्तिवाद, आतंकवाद के बजाय जन क्रांति का लक्ष्य रखा गया, जहाँ क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम में व्यक्तिगत आत्म बलिदान के द्वारा ब्रिटिश पर प्रभाव डालने की कोशिश की गई, यहाँ पर अब जन क्रांति की बात कही गई। इसकी प्रमुख जो घटनाएं हैं, जैसे काकोरी कांड, सैंडर्स की हत्या कर दी गई, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया, ये इसकी प्रमुख घटनाएं। इसका महत्व क्या है, इसने ब्रिटिश साम्राज्य की कड़ी चुनौती दी और युवाओं में अभूतपूर्व देशभक्ति की भावनाओं का क्या परिचय दिया। और आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि इसी आंदोलन के दौरान शहीद हुए, इस क्रांतिकारी गतिविधियों के, जो आज भी भारतीयों की क्या है, आदर्श है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है 1930 में। इसका कारण क्या था, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। 1919 का जो साइमन कमीशन का जैसे भारत आया, उसका विरोध हुआ। उस विरोध के फलस्वरूप ही उसी की पृष्ठभूमि में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुई। इसमें साइमन कमीशन का विरोध हुआ। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, उसमें पूर्ण स्वराज की बात कही गई। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग पेश की, लेकिन जब तक ये मांगे मानी नहीं गई, और इसके बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। इसकी विशेषता क्या थी, इसमें महिलाओं, व्यापारियों और किसानों की व्यापक भागीदारी रही। पिछले जो आंदोलन है, जैसे असहयोग आंदोलन, उनकी अपेक्षा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी, व्यापारियों की भी और किसानों की भी। अन्य गतिविधियां, पूर्वी भारत में चौकीदार कर का विरोध किया गया, वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ, इसके तहत गांधी इरविन समझौता हुआ, और गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीकार किया, और वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग हिस्सा लिया। साथ ही साथ 1935 का जो अधिनियम है, उसका भी आधार तैयार किया। यानी कि इस आंदोलन की प्रमुख क्या थी, परिणाम थे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इसके कारण क्या थे, किप्स मिशन की विफलता, द्वितीय युद्ध में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, भारत की अनुमति के बिना भारत को इसमें शामिल किया जाना, और जापानी आक्रमण का भय भारत पर, और महंगाई, ये इसके प्रमुख कारण थे। इसकी जो प्रकृति थी कैसी थी, यह नेतृत्वहीन हो गया था, क्योंकि सुबह ही सभी नेताओं को ब्रिटिश द्वारा ऑपरेशन जीरो के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई, जैसे बलिया, तामलुक, सतारा। जब क्योंकि जो बड़े नेतृत्व थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो सेकंड पंक्ति के जो नेता थे उन्होंने कमान संभाले, जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली। इन्होंने भूमिगत नेतृत्व प्रदान किया। इसका महत्व क्या है, इसने यह दर्शा दिया कि अब ब्रिटिश को भारत में शासन करना कठिन है, चुनौतीपूर्ण है। अब ज़्यादा लंबे समय तक वह भारत में टिक नहीं पाएंगे ये, और इसी की परिणति है बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे भारत को आज़ादी मिली।
फिर देश आज़ाद हुआ, विभाजन और सांप्रदायिकता की जो बातें हुई उसको देखते हैं। सांप्रदायिकता धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग है। एक तरह से यह मानना है अलग अलग धर्मों के हित परस्पर विरोधी है। इसके उदय के क्या कारण है? ब्रिटिश की जो नीति थी, फूट डालो राज करो की नीति, सर सैयद अहमद खान और मुस्लिम जो लीग है उनका जो रवैया था अलगाववादी था। ये भारत में सांप्रदायिकता के शुरुआती कारण है और इन्हीं की वजह से आगे चल के भारत का विभाजन हुआ। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की और अंततः भारत का क्या हुआ? विभाजन हुआ पाकिस्तान और भारत के रूप में। इसका प्रभाव क्या हुआ? देश का विभाजन हुआ, भीषण दंगे और कत्लेआम हुए, शरणार्थी संकट हुआ और राष्ट्र निर्माण में बाधा आई और वर्तमान भी भारत में सांप्रदायिक दंगे या सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। यही क्वेश्चन आया था कि आज़ादी के बाद भारत के पास क्या चुनौती थी, और ये क्वेश्चन जो आया है ये आया है आज़ादी के बाद भारत की चुनौतियाँ, ये पूछा गया। तो एक चुनौती थी सांप्रदायिकता तो थी देश के एकीकरण की। तो इस एकीकरण को पटेल जी और वीपी मेनन ने बेहतर तरीके से निभाया और भारत का एकीकरण किया। क्या किया? इस जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत में 500 से अधिक रियासतें थी। इन रियासतों का एकीकरण करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात थी। इसकी जो जिम्मेदारी निभाई पटेल जी ने और वीपी मेनन जी ने। इनकी जो नीति थी गाजर और छड़ की नीति थी। गाजर का मतलब है प्रलोभन, जिसके तहत पृथ्वी पर व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार देकर उनको भारत में शामिल किया गया, यानी कि राजाओं को, जैसे बीकानेर और बड़ौदा को किस तरह से शामिल किया गया? प्रलोभन देकर कि आप भारत में शामिल हो, आपको कुछ विशेष छूट दी जाएगी, संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा ना, बहुत से महाराज हैं कहीं कहीं पर इस तरह से। दंड की कार्यवाही से क्या हुआ? दंड की जो कार्यवाही से वो हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को शामिल किया गया। इसमें क्या किया गया? जूनागढ़ जो गुजरात का क्षेत्र है ये वाला, इसका जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय किया गया। हैदराबाद का पुलिस कार्यवाही के द्वारा विलय किया गया ऑपरेशन पोलो के तहत, और कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया गया। अनुनय की नीति के अंतर्गत बीकानेर, बड़ौदा जैसी रियासतों का एकीकरण किया गया। और ये बताया ही आपको कि प्रलोभन द्वारा भी कुछ राजाओं का यानी कि रियासतों का भारत में एकीकरण किया गया और इससे एक अखंड भारत का निर्माण हुआ। भारत का एकीकरण जर्मनी और इटली के एकीकरण की अपेक्षा अत्यधिक जटिल था, जिसको बड़ी ही सूझबूझता से पटेल ने क्रियान्वित किया। और इसी एकीकरण पर, रियासतों के एकीकरण पर अब तक 2 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आया है दोनों ही क्वेश्चन भारत के एकीकरण पर आए हैं, यानी कि रियासतों के एकीकरण पर। हमारी आज़ादी के बाद जनजातीय नीति के ऊपर भी प्रश्न आता है, क्योंकि आज़ादी के बाद यह भी एक मुख्य इशू है। तो नेहरू ने इसके लिए पंचशील सिद्धांत दिया। ये 5 सिद्धांत हमको पता होने चाहिए। जैसे जनजातियों का विकास उनकी प्रतिभा और संस्कृति के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। भूमि वन पर उनके पारंपरिक जो अधिकार है उनका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रशासन और विकास कार्यों के लिए उन्हें के समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यानी कि उन्हीं के लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी हस्तक्षेप को रोका जाना चाहिए। उनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में अनावश्यक दखल न दिया जाना चाहिए। यही नेहरू जी ने जनजातियों के समावेशी विकास के लिए पंचशील सिद्धांत दिए थे। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये अभी तक जो हमने पढ़ा उसका लेखा जोखा है, ये यानी कि फोल्डर पॉइंट के रूप में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब मुख्य, क्योंकि व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, व्यक्तित्व पर गांधी जी पर 2 क्वेश्चन आए हैं, तिलक पर भी आए हैं, भगत सिंह पर भी आए हैं। तो उनको देखते हैं और उनके बारे में कुछ मुख्य ये रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन। जैसे बाल गंगाधर तिलक, ये गर्म दल से संबंधित थे। इनका जो स्वराज केसरी
जो मराठी भाषा में थे, मराठा जो अंग्रेजी भाषा में थे, ये इनके पत्र थे। होम रूल से जुड़े थे और इन्होंने स्वराज की वकालत की। इनका प्रमुख नारा था क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इनका प्रमुख नारा था। इनकी जो रणनीति थी, गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती का उपयोग करके जन लामबंदी, लेकिन अनजाने में यह कहीं ना कहीं किससे जुड़ गई? धीरे धीरे मतलब राजनीति में धर्म का प्रयोग की, जैसे जो बाद के क्रांतिकारी आंदोलन में धर्मनिरपेक्ष आंदोलन हुए, जबकि यहाँ पर ये धर्म से जुड़ गए थे। भगत सिंह ये क्रांतिकारी थे। इन्होंने इंकलाब, समाजवादी, नास्तिक थे, आप अपने को मानते थे, और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में से जुड़े हुए थे। इनका प्रथम कथन था, क्रांति बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है, यह न्याय और समानता के लिए संघर्ष है। इनसे जुड़ी जो घटना है, सैंडर्स की हत्या 1928 में और सेंट्रल असेंबली कांड 1929 में, बाद में इनको फांसी की सजा दी गई। और वर्तमान में भगत सिंह भारत के अनेक सभी युवाओं के क्या है? प्रमुख आदर्शों में से एक है। तो ये हमारे जो क्रांतिकारी थे, इनके बारे में पूछा जा चुका है। इस बार का जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, रविंद्रनाथ टैगोर पे जी पे भी आने की संभावना है, इसलिए इनको स्पेशली मेंशन किया गया है। इनके जो प्रमुख विचार थे, जैसे नैतिक राष्ट्रवाद की बात करते थे, जलियांवाला बाग के बाद इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या ब्रिटिश को वापस कर दी थी। सांस्कृतिक, जनगण मन की रचना इन्होंने की। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित किया। इन्होंने समग्र और अनुभवात्मक शिक्षा पर बल दिया। ग्रामीण उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया? श्री निकेतन परियोजना 1921 में शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय के लिए क्या किया इन्होंने? वैश्विक शांति, वार्ता और आक्रामक राष्ट्रवाद का इन्होंने विरोध किया। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी इस बार इम्पोर्टेंट है। गांधी जी हमने पढ़ लिए, लेकिन गांधी जी के कुछ विचार है जो पढ़ने और जरूरी है। जैसे क्या? सत्याग्रह और अहिंसा। गांधी जी पे अब तक 2 क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए सत्याग्रह और अहिंसा इसके मुख्य विचार थे। सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, यानी कि धन समाज का क्या है? धरोहर है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये कहलाता है। सर्वोदय का मतलब है सभी का उदय। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की इन्होंने, और इसका मुख्य उद्देश्य दलितों का उत्थान करना था। इनका महत्वपूर्ण कथन है, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को खो देना। इस कोट का प्रयोग आप ऐसे में, एथिक्स के पेपर में बार बार कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें इन्होंने करो और मरो का नारा दिया, यानी कि इन्होंने इसमें हिंसा को भी अंत में स्वीकार कर लिया कि जब नैतिक उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कहीं पर हिंसा भी जरूरी हो जाती है। ये हमने देख लिया, इसके लिए ज़्यादा वो नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आ सकता है, क्योंकि व्यक्तित्व पर अभी तक 5 क्वेश्चन आए हैं, तो अंबेडकर इस समय इम्पोर्टेंट है। सामाजिक न्याय के लिए क्या किया इन्होंने? सामाजिक समानता के लिए इन्होंने महार सत्याग्रह 1927 में, और सार्वजनिक पानी तक पहुंच की बात कही गई इसमें। दलित सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, पूना एक्ट 1932 में मुख्य भूमिका निभाई। संविधानवाद के लिए इन्होंने क्या काम किया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लैंगिक न्याय के लिए हिंदू कोड बिल 1951 से 56, संपत्ति और तलाक का अधिकार, उसके लिए इन्होंने प्रयास किया। धार्मिक सुधार के लिए क्या किया इन्होंने? मनुस्मृति का ध्यान किया 1927 में, और बौद्ध धर्मांतरण किया 1956 में। ये इनके प्रमुख विचार और इनके जो भी इन्होंने प्रयास किए वे है इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सुभाष चंद्र जी के बारे में भी आ सकता है, क्योंकि व्यक्तित्व पे क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए इनको भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पराक्रम और देशभक्ति, ये इनके मुख्य क्या थे? तत्व थे। इनकी जो राजनीतिक यात्रा है कहाँ से शुरू होती है? त्रिपुरी संकट 1939 में गांधी जी से मतभेद हो जाता है, और इस्तीफा देकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया। इन
इनके और क्या प्रयास थे, जैसे रानी झांसी की रेजिमेंट की स्थापना की, जिसमें लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में यह पहली महिला लड़ाकू इकाई थी। इनका जो नारा था जय हिंद और दिल्ली चलो इनके नारे थे। इन्होंने युवा लामबंदी की, यानी कि छात्रों को, सैनिकों को संगठित कर इंडियन नेशनल आर्मी तैयार की। वर्तमान संदर्भ, इंडिया गेट पर नेताजी की एक भव्य प्रतिमा का लगाई गई है और 29 जनवरी को पराक्रम दिवस अपन मनाया जाता है। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता इन्होंने ही कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, उसमें रिपीट है क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है। ये कालक्रम था कि किस तरह से हमारा आंदोलन बढ़ा, यहाँ से आप अपने पॉइंट ले सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जिनकी संभावना है कि राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ वर्गों की भागीदारी, जैसे महिलाओं की क्या भागीदारी है, छात्रों की क्या भागीदारी है और पूंजीपतियों की क्या भागीदारी है, श्रमिक और किसानों की क्या भागीदारी, उन्हीं को देखते हैं। तो देखते हैं जल्दी से। देश की आज़ादी में महिलाओं की भागीदारी, इन्होंने घर की चार दीवारी से निकलकर राष्ट्रीय पटल पर मुख्य भूमिका निभाई। जैसे ही गांधीवादी युग शुरू होता है तो राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। शुरुआत इनकी कहाँ से होती है? शुरुआत होती है इनकी जो हमारा स्वदेशी आंदोलन है। गांधी जी के आगमन के बाद महिलाओं की भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इनकी जो मुख्य गतिविधियां होती थी महिलाओं की, धरना और प्रदर्शन, यानी कि शराब की दुकान पर धरना, अफीम की दुकान पर धरना, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना। इनके रचनात्मक कार्य होते थे, जैसे गांधी जी के जो रचनात्मक कार्य थे उनसे भी महिलाएं जुड़ जाती थी, जैसे चरखा कातना, खादी का प्रचार करना और अस्पृश्यता का निवारण। नमक सत्याग्रह 1930 में सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी नेत्रियों का नेतृत्व प्रदान हुआ। तो महिलाओं की भागीदारी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है और राष्ट्रवादी आंदोलन में इनकी लगातार भागीदारी बढ़ती है। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न केवल भारत छोड़ो आंदोलन में, इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महिलाओं ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो, जो भूमिगत रेडियो था, का संचालन किया। रुणा असफली ने भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य नायिका थी और जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहाँ पर तिरंगा फहराया और भूमिगत नेतृत्व को संभाला, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन सुबह के समय एकदम नेतृत्वहीन कर दिया गया था। सभी बड़े नेता ब्रिटिश के द्वारा जेल में डाल दिए गए थे। सशस्त्र क्रांति में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जैसे बंगाल में कल्पना दत्त, बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई। आजाद हिंद फौज में रानी जो झांसी रेजिमेंट है, जिसका नेतृत्व लक्ष्मी सहगल ने किया, एशिया की पहली महिला लड़ाकू रेजिमेंट थी रानी लक्ष्मी रेजिमेंट। तो ये हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें महिलाओं की भूमिका के बारे में है। अब हम कुछ भूमिका देखते हैं, महिलाओं की जो भूमिका है उसके बारे में हम देखते हैं कि पूरी तरह से ये जो हमें मतलब पॉजिटिव निगेटिव वो सारी बातें यहाँ पर देखते हैं। हाँ, समझ इसका ना क्या करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। प्रकृति प्रारंभ में केवल कुलीन और शिक्षित महिलाओं तक ही सीमित रहा, लेकिन जैसे जैसे गांधीवादी शुरू हुआ तो यह आम महिलाओं तक भी राष्ट्रवाद की लहर पहुंचने लगी। सीमाएं, आंदोलन में बड़ी संख्या के में होने के बावजूद नेतृत्व में इनकी भागीदारी कम थी या बिल्कुल ही कम थी। इनकी दोहरी भूमिका थी, एक वर्तमान में भी दोहरी भूमिका होती है, जैसे जॉब करना है और घरेलू, वही उस समय तो महिलाओं के राष्ट्रीय कर्तव्यों के साथ घरेलू जिम्मेदारी भी इनको निभानी थी। वर्तमान में प्रासंगिकता, नारी अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लाया गया, जिसमें 33% आरक्षण की बात कही। तो इसकी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली जो हमारी महिलाएं थी उन्होंने ही तैयार की। अमृतकाल में महिला विकास से बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो ये सारे कीवर्ड आपको अपने एग्जाम में अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखते समय प्रयोग करने हैं। अब राष्ट्रवाद में, यानी कि जो भारत का राष्ट्रवाद का विकास हुआ आज़ादी में, छात्र और युवाओं की क्या भागीदारी थी, ये
नई ऊर्जा थी राष्ट्रवाद की। तो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इस तरह से पूछ रहा है, व्यक्तित्व पे उठा रहा है, लेकिन व्यक्तित्व पे अधिकांश क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब शायद अलग अलग वर्गों की देश की आजादी में क्या भूमिका थी वहां से क्वेश्चन बन सकता है। छात्र और युवा, इनकी सबसे पहली भूमिका स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान देखी गई। छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं में इन्होंने भागीदारी ली, जैसे नेशनल कॉलेज बंगाल में की स्थापना के बाद इनमें प्रवेश किया। वंदे मातरम आंदोलन इनका मुख्य क्या बन गया, वंदे मातरम स्वर गीत बन गया। और आपको पता है इस बार वंदे मातरम पर भी क्वेश्चन आ सकता है। असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान गांधी जी के आह्वान पर हजारों छात्रों ने शिक्षण संस्थान छोड़ दिए। युवा संघों को, जो युवा संघ है उनका गठन किया गया। इनकी भूमिका, जो छात्र थे, स्वदेश वाहक की भूमिका रही और शहरी राजनीति को ग्रामीण क्षेत्रों तक इन्होंने पहुंचाया। अब क्रांतिकारी, यानी कि जो कुछ युवा हमारे क्या थे, क्रांतिकारी आंदोलन से भी जुड़ गए थे, तो ये भी युवा ही थे। इनकी भी भागीदारी, इनकी जो विचारधारा थी समाजवादी और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी, जिसके अंतर्गत भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थे। इनके प्रमुख संगठन HRA, काकोरी कांड, सांडर सत्या, सेंट्रल असेंबली बम कांड और नौजवान भारत सभा, जिसमें भगत सिंह द्वारा यह स्थापित की गई थी पंजाब में। तो ये हमारे कुछ युवा थे जिनका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही। हाँ, कुछ जो युवा थे, जब हमारा आंदोलन 1942 का, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन कर दिया गया, तो वहां पर भी युवाओं ने बागडोर संभाली। तो युवा नेतृत्व ऑपरेशन जीरो आवर के दौरान जब हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तो छात्रों ने इस आंदोलन को बागडोर संभाली, जिसमें शहीद कौन कौन हुए, कनकलता बरुआ असम में, और मातंगिनी हाजरा जैसी जो महिलाएं थी, इन्होंने क्या दिया, बलिदान दिया। बलिया में, मिदनापुर यानी कि तमलुक में और सतारा में समानांतर सरकार गठन की गई, और ये सभी क्या थे, युवा ही थे। जैसे बलिया का चित्तू पांडे के नेतृत्व में, और तमलुक की जो मिदनापुर की सरकार थी वो जातीय सरकार कहलाती थी, और सतारा की प्रति सरकार। तो ये हमारे युवा थे जिनके आंदोलन में मुख्य भूमिका थी। अब हम पूंजीपतियों की भूमिका देखते हैं। पूंजीपति अपनी अलग रणनीति पे काम कर रहे थे, जहां से उनके हित ब्रिटिश से टकराते थे, तब वे राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ चल रहे थे। लेकिन कहीं कहीं पर वे अपने हित भी देखते थे। जैसे समाजवाद जब भारत में बढ़ता है, तो पूंजीवादी और समाजवादी वह टकराहट भी दिखाई देती है कहीं कहीं पर। जैसे संरक्षणवाद, ब्रिटिश उद्योगों के मुकाबले भारतीय उद्योगों को टैरिफ की सुरक्षा की मांग की गई, यानी कि उन पर अधिक टैरिफ लगाया जाए ब्रिटिश उद्योगों पर, ताकि भारतीय उद्योग फल फूल सके। वही टैरिफ मामला आज भी ट्रंप के नेतृत्व में पूरे विश्व में चल रहा है। विनिमय दर, रुपये और स्टेरलिंग के बीच उचित विनिमय दर की मांग की उन्होंने। आत्मनिर्भरता, स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण का सपना साकार किया। इन समर्थन क्यों, यानी कि राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन क्यों करते थे। जैसे समाजवाद का भय होता था इनको, तो एक कांग्रेस के वामपंथी गुट जैसे नेहरू बोस के संतुलित करने के लिए कांग्रेस के दक्षिणी गुट का समर्थन करते थे। इनके जो प्रमुख व्यक्ति थे पूंजीवादी के, GD बडला थे, जमनालाल बजाज थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे। आगे देखते हैं, इनके बाद में संगठन बने, जैसे फिक्की है। इनकी जो रणनीति थी, PCP की रणनीति थी, यानी कि प्रेशर, पुनः अधिकारों की मांग, समझौता, औपनिवेशिक सरकार के साथ ये समझौता कर लेते और दबाव में आंदोलन का समर्थन करते थे। यानी कि जब दबाव डालना हो ब्रिटिश पर, तब फिर ये आंदोलन से जुड़ जाते थे। ये कुछ संगठन बने, जैसे फिक्की की स्थापना 1927 में हुई। इनकी जो रणनीति थी, विपिन चंद्र के अनुसार पूंजीपतियों ने प्रेशर कंप्रेसर की रणनीति का पालन किया, लेकिन ये द्वंद्व में थे। जैसे लंबे समय तक चलने वाले जन आंदोलन का ये विरोध करते थे, क्योंकि इनसे इनका क्या है, इनका हित प्रभावित होता था, उद्योग धंधे प्रभावित होते थे, इनका व्यापार प्रभावित होता, क्योंकि इससे हड़ताल और क्रांतिकारी अराजकता का डर
बना रहता था। तो बॉम्बे प्लान और भविष्य का भारत, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 1944 में बॉम्बे प्लान आया, जिसमें टाटा, बिरला, दलाल जैसे 8 उद्योगपतियों ने भारत की भविष्य की नीति तैयार की कि भविष्य में कैसे हमारा विकास किया जाए। स्वतंत्र भारत में भारत के आर्थिक विकास का खाका तैयार किया। यह दर्शाता है कि पूंजीपति वर्ग स्वतंत्रता के प्रति आश्वस्त थे और नियोजित आर्थिक विकास के समर्थक थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर श्रमिक वर्ग, यानी कि जो हमारा आंदोलन था उसमें श्रमिक वर्ग की क्या स्थिति थी, उनकी क्या आर्थिक से राजनीतिक संघर्ष की ओर। प्रारंभिक चरण में जिसे नारायण मेघाजी लोखंडे के योगदान रहा, मुख्य रूप से काम के घंटों को लेकर वेतन जैसे आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था श्रमिक वर्ग। लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रवाद का इनमें जैसे विकास हुआ और ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते चले गए, जिस तरह से अन्य वर्ग, चाहे वो किसान हो, कृषि पूंजी वर्ग हो, छात्र हो, महिलाएं हो, शुरुआत में वे अपने हितों के लिए लड़े, लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ वे राष्ट्रवाद के साथ बहते चले गए। राजनीतिकरण 1908 का बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में जो बॉम्बे के मिल मजदूर थे उन्होंने ऐतिहासिक हड़ताल की, यानी कि अब ये धीरे धीरे राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ने लगे। लेनिन ने इन्हें भारतीय श्रमिकों की राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक कहा। इनकी जो प्रमुख हड़तालें थी, रेलवे की हड़तालें 1899 की, पोस्ट और टेलीग्राम की हड़तालें, ये श्रमिक वर्ग की हड़तालें थी। आगे चल के ये संगठित हुए, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और वामपंथी प्रभाव भी इन पर पड़ा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इनका जो नारा था, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विनाश था। देखो ध्यान से रखना, जहाँ पूंजीवाद क्या कह रहा है, पूंजीवाद अपने हितों की बात कर रहा है, लेकिन वहीं से श्रमिक जो संगठन थे वे पूंजीवाद के नाश की बात कर रहे थे। तो वामपंथी प्रचार भारत में धीरे धीरे हुआ। 1920 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रभाव में ये मजदूर आए और इनके आंदोलन बढ़ने लगे। इसी का परिणाम क्या हुआ, मेरठ षड्यंत्र केस, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा श्रमिक नेताओं में को क्या कर लिया, मुकदमा चलाया। श्रमिकों ने भारतीय राष्ट्रवाद को के साथ ये क्या हुआ, मिलते गए और उसको मजबूत, उसकी जड़ें करते गए। किसानों के आंदोलन, किसानों की क्या भूमिका रही राष्ट्रवाद विकास में, जैसे इन्होंने ग्रामीण भारत को क्या क्या संगठित किया और उसको राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ा। गांधीवादी सत्याग्रह चंपारण में 1917 में, जिसमें 3 कुटिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ, तो इससे भारतीय किसान किससे जुड़ गया, राष्ट्रवादी आंदोलन से। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में लगान की माफी दी गई। बारदोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, और जिसमें सरदार की उपाधि पटेल जी को दी गई थी। उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन 1921 में, जिसमें अवध क्षेत्र में, यानी कि अवध जो क्षेत्र है, हरदोई, बहराइच वगैरह में किसान आंदोलन हुए, जिसका नेतृत्व किसने किया, मदारी पासी ने। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में, जिसका लखनऊ में अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और इसी का परिणाम स्वरूप है आधुनिक किसान आंदोलन हुए, और जिससे एमएसएमई की बात की गई, एमएसपी की बात की गई, और वर्तमान में जो किसान ट्रेड डील हुई है उससे किसानों के हित प्रभावित हो रहे। तो ये जो संगठित हो रहे, इनका आधार कहीं ना कहीं जो हमारा राष्ट्रवाद आंदोलन चल रहा था उसके समय जो किसान संगठित है उन्हीं की क्या है आगे विस्तार है। तो ये हमारे क्या है, ये हमने जो पढ़े हैं अभी तक सारे, उसके बारे में, जैसे राष्ट्रवाद के विकास में महिलाओं की, छात्रों की, पूंजीवादी की, श्रमिक की, किसानों की भूमिका, उनके मुख्य प्रेरणा के क्या है, उनका योगदान क्या है, तो ये आप देखना। तो ये आज की हमारी जो इसकी क्लास है आधुनिक भारत की, ये यहीं पर समाप्त होती है। इसमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, तेज़ी से आपको रिवीजन कराना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सको। आप इस पीडीएफ का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इस पीडीएफ को जितनी बार पढ़ेंगे आपको यहाँ से नई नई चीज़ें मिलेंगी, यानी कि आपको कम पढ़ना है, परीक्षा में ज़्यादा यूज करना है। अगर आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे तो परीक्षा में ज़्यादा नहीं जा पाएगा, परीक्षा में हमेशा कम ही जाएगा, और कम से ही वहाँ पर आप ज़्यादा
लिख पाओगे। तो ये PDF टेलीग्राम चैनल से मिलेगी और कल हम वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास कराएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद ये पेपर फर्स्ट खत्म हो जाएगा और लगभग 1 घंटे में आज हमने काफ़ी सारे टॉपिक को टच किया है हल्का फुल्का। तो ये टेलीग्राम चैनल से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 25 घंटे में इसी तरह से सभी 6 के 6 पेपर कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम करंट पे आएंगे अलग अलग पेपरों के अनुसार।